दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली है कोटा राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा जाए और जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखा करिए। इसके साथ साथ अगर आप नक्षत्रों से संबंधित अपने जन्म के नक्षत्र के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नक्षत्र फल नाम का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। आपके लग्न के हिसाब से आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक के एक ही ग्रह के लग्न के आधार पर रत्न, उससे संबंधित आप प्लेलिस्ट आप जाकर के सिंपली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम नाम का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे ज्योतिष के संबंधित तमाम अच्छे अच्छे सूत्र, राहु केतु से संबंधित अच्छे कार्यक्रम, 16 संस्कार उससे संबंधित कार्यक्रम, गर्भाधान से लेकर के जैमिनी सूत्र से लेकर के इष्ट के बारे में बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बनाए हैं। आपको जाकर के आवश्यक रूप से चेक कर लेना चाहिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। ये धनु लग्न की कुंडली है और सूर्य इस कुंडली में दिग्बली है। सूर्य दिग्बली और केंद्र में ही गुरु बैठे हैं, केंद्र में ही मंगल। मतलब जन्म कुंडली के जितने कारक क्षेत्र के ग्रह हैं, जितने भी कारक ग्रह हैं, धनु लग्न की कुंडली के लिए कारक होते हैं सूर्य पंचमेश नवमेश होकर के, मंगल कारक होते हैं पंचमेश होकर के, और गुरु कारक होते हैं लग्नेश होकर के। हालांकि यहाँ पे केंद्र में जब द्विस्वाभाविक राशियाँ बनती हैं या कोई एक ऐसा ग्रह जो केंद्र के दो भावों का स्वामी बनता है, और ये बुध के बारे में और गुरु के बारे में ही संभव हो पाएगा, क्योंकि यही दोनों ग्रह हैं जो केंद्र के अधिपति बनेंगे तो लग्न के अधिपति बनेंगे, तो केंद्र के साथ साथ वो चतुर्थ सप्तम आदि के भावों के अधिपति गुरु और बुध ही बनेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर ये दोनों ग्रह लग्नेश बनते हों और सप्तम भाव में बैठ जाते हों तो इन्हें केंद्र के अधिपति होने का दोष भी लग जाता है। शास्त्रकार लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा केंद्र को केंद्राधिपति दोष गुरु को लगता है, उसके बाद शुक्र को लगता है, उसके बाद बुध को लगता है, और फिर शुभ ग्रहों में चंद्रमा को लगता है ना। इस पे मैंने अलग अलग कार्यक्रम बनाए हैं। एक ही कार्यक्रम में बताया था कि सबसे ज़्यादा केंद्राधिपति दोष किस ग्रह को लगता है, तो गुरु को सबसे ज़्यादा, उससे कम शुक्र को, उसके बाद बुध को, उसके बाद चंद्रमा को। अब कहने का अर्थ है कि गुरु और बुध के अतिरिक्त भी अगर शुक्र और चंद्रमा शुभ ग्रह चुकी हैं और अगर ये केंद्र के अधिपति बनते हैं, मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली बनती है और सप्तम भाव में शुक्र बैठेंगे तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगेगा, है ना। मतलब शुभ ग्रह अगर केंद्र का स्वामी है और सप्तम भाव में बैठेगा तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। ये भी यहाँ पे समझने की बात होगी कि कभी भी आपको जो केंद्राधिपति दोष आपकी कुंडली को लगता है वो बाकी के अन्य भावों में नहीं लगता, यानी कि लग्न, चतुर्थ और दशम भाव को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। केंद्राधिपति दोष सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव को ही लगता है। मतलब केंद्र का अधिपति हो और सप्तम भाव में बैठा हो तभी केंद्राधिपति दोष लगेगा। अन्यथा अगर मान लीजिए यहाँ पे केंद्र के अधिपति हैं, सप्तम में बैठे हैं, तो यहाँ केंद्राधिपति दोष लगेगा। पर ये बेसिकली ये कोई खराब दोष नहीं होता है जैसे बाकी के अन्य जो दोष बनते हैं कुंडली में, वैसे ये कोई निकृष्ट या कमज़ोर दोष नहीं होता है जिसे जातक के जीवन को बहुत परेशान करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब सामान्यतः इसके थोड़े से निगेटिव एस्पेक्ट होते हैं पर वस्तुतः ये खराब नहीं होता। कृष्ण पक्ष के अष्टमी दक्षिणायन में जन्मे हैं और अधिक आश्विन माह में जन्मे हैं। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि अगर आपकी कुंडली में आपका जन्म माह अधिक माह में होता है तो इसके सारे पक्ष जातक के जीवन में लाभ वाले बन जाते हैं। मतलब अब इसका नुकसान नहीं होता। दक्षिणायन में जन्मे होने से शनि मंगल राहु केतु आदि जो ग्रह हैं वो थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं, या फिर कमज़ोर नहीं, उनका पापक प्रभाव बढ़ने लगता है, पर वस्तुतः ये कमज़ोर नहीं माना जाएगा। अधिक माह में जन्मे होने का बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है दाम्पत्य के मामले में, आयु के मामले में, सफलता के मामले में, चरित्र के मामले में, गुणों को समझने और दोषों को जानने के मामले में इसका एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि तक के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, और इस अवस्था का फायदा ये हो जाएगा कि व्यक्ति आंतरिक सूझबूझ का काम करने वाला, लेने वाला, अपनी चरित्र को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने वाला,
बेसिकली ये बहुत अच्छा माना जाएगा। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को सरकारी नौकरी, अच्छा पद, धर्म और शास्त्र की जानकारी रखने वाला, मंत्र को जपने वाला, ये सब बातें समझ में आती हैं। इस कुंडली में आपको आगे ये बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली का पंचमेश कोई पापग्रह बनता हो और अगर लग्न में बैठा हो तो उसका क्या परिणाम मिलता है, बन के रहिएगा। पुनर्वसु नक्षत्र, वस्तुतः ये नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का है और ये बहुत बलवान नक्षत्रों में से एक है। इस पे मैंने कार्यक्रम बनाया है, अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिएगा नक्षत्रफल नाम के प्लेलिस्ट में। वहाँ मैंने बात की है कि पुनर्वसु नक्षत्र में ही भगवान राम का प्रभाव होता है, पुष्य नक्षत्र का प्रभाव होता है। पुष्य पुनर्वसु ये नक्षत्र बड़े ही मजबूत नक्षत्र माने गए हैं। श्रेष्ठ नक्षत्रों में इनकी गणना होती है। जहाँ के जन्मे जातक, इस नक्षत्र में जो भी जन्मे जातक होते हैं वो बड़े ही बलशाली, यथेष्ट, बुद्धिमान, चिरंजीवी और पराक्रमी होते हैं। साथ ही साथ सत्य का साथ देने वाला, कभी किसी गलत के साथ कभी कोई संग न करने वाला, चरित्रवान होने के साथ साथ मर्यादा पालने में बहुत ही अग्रगण्य होते हैं। इसके साथ साथ इस जातक को जो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा है उसको ओम अदितये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो श्वेत आक का पुष्प रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता हो उस दिन उखाड़ना चाहिए और उसको अपने गले में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ ब्राह्मण को अमावस्या के दिन आवश्यक रूप से दान देना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आगे बढ़ के बात करेंगे शिव योग, कौलवकरण, शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति अपने आप में मस्त है, मशगूल है, उसको बहुत ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, शिव योग में जन्मे होने से व्यक्ति भस्म लेपी होता है, भस्म लगाने वाला होता है, चंदन का बड़ा प्रिय होता है, सुगंध और दुर्गंध से उसको कोई मतलब नहीं होता, परमहंस की भांति जीवन जीने वाला, हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाला होता है, शुद्ध अंतःकरण का होता है, वैरागी स्वभाव का होता है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों में लिप्त होते नहीं देखा जाता है। ये इनका पंचांग है। धनु लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना और शनि की जन्म कुंडली में सप्तम भाव पे दृष्टि, सप्तमेश का जन्म कुंडली के अष्टमेश का जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके मंगल से दृष्ट होना, राहु के साथ बैठना, ये अवस्था बूढ़ी बना देते हैं। अवस्था बूढ़ा मतलब व्यक्ति बूढ़ा होकर मरता है। चोट चपेट की घटनाएं होती हैं, लंबी बीमारी का खतरा कई बार होता है, जहाँ तीव्र ज्वर और आंखों में समस्या, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, मन को संतुलित नहीं करने के कारण घर में द्वेष और आंतरिक सूझबूझ में कमजोरी, ये सब चीज़ें चंद्रमा और राहु की दशा के साथ जब कभी भी मंगल, राहु और चंद्रमा की दशा आएगी तो व्यक्ति इस तरीके के मानसिक कष्टों से गुजरते हुए देखा जाता है। इस अवस्था से बचने के लिए व्यक्ति को स्वतः सदैव ही भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन करना चाहिए, भगवान शिव जी को प्रत्येक दिन सफ़ेद चंदन या भस्म अर्पित करना चाहिए और स्वतः अपने माथे पे भी उसे लगाना चाहिए। इस कुंडली का दशम भाव बहुत बलवान बैठा है। मैं इसमें कोई कमजोरी नहीं समझूंगा क्योंकि दशम भाव के स्वामी एकादशवें भाव में बैठे हैं, जहां वो अपने पिता से भरपूर सुख और सहयोग प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, एकादशवें भाव के बुध, दशम स्थान के सूर्य और नवम स्थान के शुक्र व्यक्ति के जीवन में सुख, दाम्पत्य, कम्युनिकेशन, धन, धान्य और अपने अधिकारों की संपूर्णतया पूरी हिम्मत के साथ सुरक्षा करने वाला और उसका संरक्षण करने वाला भी बना देते हैं। केंद्र में गुरु और सूर्य, केंद्र में मंगल और जन्म कुंडली के केंद्र में ही चंद्रमा, ये एक अच्छी स्थिति इतनी बढ़िया बन जाती है जहाँ व्यक्ति धन धान्य से परिपूरित होता है। वो बहुत ही सत्य का सहयोग करने वाला, सबके लिए तत्पर रहने वाला और सामाजिक होता है। इतना ही नहीं, ग्रंथों का दाता होता है, ग्रंथ दान करने वाला होता है, ब्राह्मणों का उपासक होता है, लोगों का सम्मान कैसे करना है, कैसे समाज को आगे बढ़ाना है और दार्शनिक मति बुद्धि का होता है। ये कुंडली बहुत अच्छी बन जाएगी इस मामले में क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी हैं बहुत अच्छे, शुक्र भी बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, सूर्य तो बलवान है ही, बुध के साथ गुरु और मंगल भी बढ़िया बैठे हैं। इस वजह से ये कुंडली बहुत ही श्रेष्ठ पद को और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाली हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सूर्य हस्त नक्षत्र में बैठे हैं जिसके कारण व्यक्ति बहुत ही कंट्रोल करके अपने जीवन को जीता है। उसको पता है कि मुझे कितनी ऊर्जा कहाँ देनी है, बहुत ही ज़बरदस्त संतुलन बनाने वाला, बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को समझने वाला और पूर्वाभ्यासी होता है। पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई हैं उससे अनुभव प्राप्त करने वाला, भविष्य में जो बातें घटित होने वाली हैं उसको पहले से जानने वाला होता है। केंद्र में गुरु और सूर्य और गुरु का जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठना, चंद्रमा का जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठना, ये व्यक्ति को यशस्वी और गुणकारी भी बनाते हैं। तत्वों को समझने वाला, दर्शन को समझने वाला, वेद को समझने वाला, मर्म को समझने वाला, कम्युनिकेटिव और एक्स्ट्रा कभी भी
ना बोलने वाला होता है, अल्पज्ञ नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा गहरी मानसिकता का, बेहतरीन होता है। बड़ों का आदर कैसे करना है, अपने माता और पिता का ख्याल कैसे रखना है, तीर्थ की सुरक्षा कैसे करनी है, पर्यावरण का हाल कैसे करना है, उसकी सुरक्षा, उसके संरक्षण को, जल बचाने वाला, गाय की सेवा करने वाला, सबका आदर करने वाला बेहतरीन कुंडली बन जाती है। अब आइए आगे बात करते हैं। मंगल का लग्न में बैठना पर केतु के प्रभाव के कारण भ्रम जीवन में बना रहेगा। यहाँ आपको कई बार अनुभव होने के बावजूद गलतियाँ होती रहती हैं और एक्स्ट्रा व्यक्ति कई बार सफाई देने लगता है, मतलब जहाँ आवश्यकता नहीं है कई बार हम अपनी ऊर्जा वहाँ भी नष्ट प्रायः कर रहे हैं। पंचमेश अगर कोई पापक ग्रह है, विशेषतया सूर्य को छोड़ करके शनि और मंगल अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति बन के लग्न में बैठेंगे और अगर उन पे राहु केतु का प्रभाव होगा तो ये अच्छा नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में आप इसके नेगेटिव में जो बातें कह सकते हैं, जैसे चरित्र के मामले में, व्यवहार कुशलता के मामले में, धन के मामले में, धन व्यय के मामले में, माता पिता के प्रति कृतज्ञता के मामले में, धन बचाने के मामले में, संपत्ति इकट्ठा करने के मामले में, लिक्विड फॉर्म में जो आपका अकाउंट बैलेंस होता है उसको इकट्ठा करने के मामले में, इसके साथ साथ जो कृतज्ञता होनी चाहिए समाज के प्रति, मंगल की दशा में कई बार वो कमज़ोर होते देखी जाती है। यहाँ आपकी व्यवहारिकता मंगल की दशा में, राहु और केतु की दशा में कई बार बहुत ही नीचे आ जाती है। इतना ही नहीं, जब कभी पंचम भाव का स्वामी शनि और मंगल बनकर के लग्न में बैठते होते हैं तो ये आपको संतान से भी विमुख करते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है पर कई बार वो अपनी बुद्धिमानी विशेष करके जब शनि मंगल राहु केतु की दशा होती है तो अपने ही पैरों पे स्वयं के कृत्यों के द्वारा कुल्हाड़ी मार रहा होता है। इस दौरान उससे बड़े बूढ़ों का अपमान हो जाता है। जल्दबाजीपन की प्रक्रिया के कारण उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और आंतरिक मामलों में उसका जो पर्सनल बिहेवियर होता है और पर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इस अवस्था में कि जब हमारी कुंडली में मंगल और शनि, राहु और केतु की दशा चलेगी तो हमें कम से कम अपने इन प्रभावों पे अपना कंट्रोल रखना होगा। बहुत ही नियमित और संयमित होकर के व्यवस्थित जीवन जीना होगा, नहीं तो ये कई बार आपको दारिद्र, दोष से युक्त, संतति से विमुख, संतान सुख में कमजोरी, पढ़ेंगे कुछ और, काम कुछ और करेंगे और अव्यवहारिकता का एक दोष मढ़ दिया जाता है। ऐसी अवस्था में भी कई बार कि जब आपकी कुंडली का पंचमेश कोई पापक ग्रह हो और लग्न में बैठा हो तो ये दोष युक्त भी माना गया है। कुछ ग्रंथकार इसे कुछ अच्छा भी कहते हैं पर कुछ ने इसे कमज़ोर कहा है। तो इसकी अच्छाई क्या होगी कि व्यक्ति पढ़ाकू होता है पर उस पढ़े हुए चीज़ों का, पढ़े हुए विषयों का संपूर्णतया वो बेहतर तरीके से लाभ नहीं उठा पाता है। इसका फायदा भी होगा कि पढ़ाकू होगा पर नुकसान क्या होगा कि उसका लाभ नहीं उठा पाए। कई बार वो पढ़ते हुए बहुत अच्छा देखा जाता है पर उसके परिणाम प्रायः कमज़ोर हो जाते हैं या उतना अंक नहीं मिलता जितनी उसको मिलनी चाहिए। विवेक, बुद्धि, बुद्धिमता, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और क्रिएटिविटी, ये सब व्यक्ति के पास बहुत भरे पड़े हैं पर उसको प्रस्तुत करने का कोई बेहतर मौका नहीं मिल पाता है। और ये सारी ही स्थितियां शनि, मंगल, राहु और केतु की दशाओं में देखने को ज़्यादा मिल जाती हैं। क्लियर है? बात करेंगे जन्म कुंडली के 6वें भाव में शनि वृष राशि के बैठे हैं और 6वें भाव के स्वामी का 9वें स्थान में बैठना नीचाभिलाषी, इस वजह से नौकरी में और कई बार पिता की रुग्णता में वृद्धि होते देखी जाती है। नौकरी में समस्या होती है, आलस्य की वृद्धि होती है और इतना ही नहीं, व्यक्ति पिता से धन रखा हुआ प्राप्त तो कर लेता है पर उसको मेंटेन करने में उसे दिक्कत महसूस होती है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं इस कुंडली में दशाओं पे बात करेंगे तो 2025 से लेकर के 2028 तक की जो दशा रहेगी वो मानसिक कष्ट देगी। इस वजह से उस दशा काल में निर्णय लेने से पहले सावधान रहना होगा, मित्रों से सावधान रहना होगा, शत्रुओं से सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य में और पत्नी के साथ मतभेदों को लेकर के बहुत सतर्क रहना होगा। इस दशा काल से लेकर के 2031 तक अभी आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, मंदिर धोना चाहिए, अपने आत्मबल पे काम करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली का लग्न 20 अंश का बना है, लग्न का मान कमज़ोर नहीं है और मैं समझता हूँ कि व्यक्तित्व बहुत अच्छा बैठा है, उसमें कोई कमज़ोरी नहीं है।
आगे आपकी कुंडली में जब बुद्ध की दशा आएगी 2031 से लेकर के 2034 तक की जो दशा रहेगी वो एक बार फिर से आपको परेशान करेगी, जहां आपका काम बिगड़ेगा, व्यापार में कमजोरी होगी, पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, इतने के साथ आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा और जो सामाजिक छवि आपने बनाई है कई बार वो थोड़ी धूमिल होते देखी जाती है। इसके साथ साथ 2034 से लेकर के 37 तक की जो दशा रहेगी वहां पे एक बार फिर से आपका अनुभव बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, सुख और संस्कृति की स्थितियां बढ़ने वाली हो जाएंगी। जब आपकी कुंडली में 2037 से लेकर के 38, 39, 40 तक की जो दशा रहेगी ये मिली जुली रहेगी, जहां आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, कई बार दिनचर्या प्रभावित हो सकती है, पर इस दौरान आपका यश, आपकी संपत्ति, संतान का सुख, यात्राओं का लाभ और इतना ही नहीं आपका प्रभावित करना समाज को, ये सब बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूं तो आपकी कुंडली में जो बातें और भी समझ में आ रही हैं उसके आधार पे आपको एक बार फिर से सतर्क होना होगा 2040 के जुलाई से लेकर के और 2043 के जनवरी तक, मतलब ये जो दशा होगी वो आपको फिर से एक बार माता पिता के संपत्ति में मतभेद, आपके आंतरिक कलह की वृद्धि, आपके दिनचर्या में कमजोरी, गलत निर्णय लेकर के लाभ को कमजोर और प्रभावित करना और एक बार फिर से वो आपको एक तरीके से ससुराल से, संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से लेकर के विवादों में ले जाने वाला, पैसे अटकने वाला और दुश्मनों की बेवजह की वृद्धि, परिस्थितियों का बेवजह गड़बड़ होना, ये सब स्थितियां बनती हैं। आपकी कुंडली में चोट चपेट की घटनाओं का भी योग लगा हुआ है, इस वजह से हमें सावधान यहाँ से भी होना होगा। इस कुंडली में बहुत अच्छी दशा 2043 से लेकर के 2048 तक की रहेगी, जहां एक बार फिर से आपका आत्मबल, साहस, बल और धैर्य की स्थिति बहुत मजबूत होगी, जहां व्यक्ति अनुभव होता है, प्राप्त करता है। आगे बढ़ के और भी बातें बता दूं तो आपकी कुंडली में गुरु, मंगल, चंद्रमा और शुक्र आपके जीवन को कभी भी कष्ट में नहीं जाने देंगे और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं। लेकिन साथ ही साथ आपकी कुंडली में जब कभी भी शनि, राहु, केतु, सूर्य और बुध की दशा आएगी, उसमें से सूर्य की दशा आपको काम देगी, आप खाली नहीं बैठेंगे, लेकिन बाकी शनि, राहु, केतु और बुध की दशाएं टफ, कमजोर, परेशान, चिंतित और एकाकीपन के होने के साथ साथ अकेलेपन का बड़ा गहरा दुख दे देते हैं। इस अवस्था में हमें सावधान रहना होगा। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, भवन, भूमि, वाहन का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेहनत भी आपको लगातार करते रहने की आवश्यकता होगी। नक्षत्र के आधार पे आपकी कुंडली के लिए पुनर्वसु, मृगशीरा, रोहिणी, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अंक के आधार पर सिंह राशि यानी कि 5 अंक और साथ ही साथ तुला राशि यानी कि 7 अंक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रता जिनसे आपको करनी चाहिए वो रहेंगे मेष, सिंह और धनु के साथ तुला, इनसे आपको मैत्री अच्छी रहेगी। आपका धर्म अच्छा है, आपका प्रभाव अच्छा है, आपके पास धन आएगा भी, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर कभी कभी जीवन में गति देने के लिए ऋण का भी सहारा लेना पड़ेगा। मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है। मन बहुत पवित्र है, इसमें कोई दोष नहीं है। माता और पिता का सुख बहुत अच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पढ़ने पढ़ाने का योग भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है। आप व्यापार कोई भी कर सकते हैं, साइड बिजनेस आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्नी के साथ मतभेद इस कुंडली में देखे जा सकते हैं। पत्नी यशस्वी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उनको उनकी रुग्णता के कारण, उनके प्रैक्टिकलिज्म के कारण कई बार आपको दुख भी होता है। इसके अतिरिक्त अगर व्यापार और नौकरी में बात करें तो आपकी कुंडली नौकरी भी कर सकती है और व्यापार के साथ आगे भी बढ़ सकती है साइड बिजनेस के तौर पे। रिसर्च इस कुंडली का बहुत अच्छा है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आयु बहुत अच्छी है, लेकिन आयु में रोग भी है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों का संबंध जन्म कुंडली के अष्टम भाव से, नवांश कुंडली में चंद्रमा और केतु अष्टम भाव में, साथ ही साथ दशमांशा कुंडली में दशम भाव का अधिपति सप्तम में बैठा और अष्टम के अधिपति शत्रुग्रही हो रहे हैं। इस वजह से हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसमें नेत्रों की समस्या, दिनचर्या कमजोर और ब्रह्मचर्य की कमजोरी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने के कारण कई बार रुग्णता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली का भाग्य बल वृद्धि करने के लिए ओम अदितये नमः का जप, और करियर ठीक है, इस कुंडली का लाभ भी बहुत अच्छा प्राप्त कर लेंगे आप। एक वक्त पे जब आप अपने आप को किसी एक सिंहासन पे बैठा हुआ महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने मेहनत भी की है और आपको वो चीज़ मिली भी है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।